जय हिंद मित्रों। आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं मैथ का पेडागॉजी, जो सीटेट परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ का जो प्रश्न होता है वो ज़्यादा टिपिकल भी होता है। तो इससे रिलेटेड हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लेके आते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आप लोगों को दिया है कुछ प्रश्न, और आज भी हम आप लोगों को टोटल 21 प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इनको आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे संबंधित नहीं है, निगेटिव की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है पक्षपात, दूसरा है योजना, तीसरा है मार्गदर्शन, चौथा है शिक्षण। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये शिक्षण हो गया, मार्गदर्शन हो गया। शिक्षण कार्य करता ही है अध्यापक, स्वाभाविक रूप से मार्गदर्शन करता ही है, योजना बनाता ही है पढ़ाई के लिए। तो ये तीनों तो सही हैं। उससे संबंधित केवल पहला वाला यानी पक्षपात जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1, ये आप लोगों का क्वेश्चन सही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का आंसर ये आपका सही है, पहला वाला। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, यानी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षण सामग्री में कौन सा आता है इन चारों में से, जो चार विकल्प आप लोगों को दिए गए हैं। पहला है अप्रक्षेपित, दूसरा है प्रक्षेपित, तीसरा है प्रत्यक्ष अनुभव और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित तो निकाल देते हैं, कोई नहीं का सवाल ही नहीं उठता है। तब इसमें एक है प्रत्यक्ष अनुभव, यानी जो शिक्षण कार्य में प्रत्यक्ष अनुभव से जो प्राप्त किया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वही सबसे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है। कहने का मतलब आप लोगों का प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर 3 सही है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, यहाँ पे आप लोगों को उच्च स्तर की बात नहीं कर रहा है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। तो प्राथमिक स्तर में कह रहा पहला सांस्कृतिक, व्यवहारिक, मानसिक, आध्यात्मिक। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 5 तक के बच्चों की बात कर रहा है, तो व्यवहारिक रूप से उनका जो है गणित का महत्व है। यानी जो कक्षा 5 तक के बच्चे रहते हैं उनमें जो है व्यवहारिक रूप का ही महत्व रहता है गणित का। तो विकल्प नंबर 2 इसका आपका सही जाता है प्रश्न नंबर 3 का। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। यानी सामान्य से विशिष्ट की बात कर रहा है। तो सामान्य से विशिष्ट, देखिए विशिष्ट से अगर सामान्य की बात करें तो आगमन विधि आपका सही जाएगा, लेकिन यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की बात कर रहा, तो विकल्प नंबर 2 आपका सही जाएगा। यानी प्रश्न नंबर 4 का जो विकल्प नंबर 2 है ये आपका सही है, निगमन विधि। प्रश्न नंबर चलते हैं 5 पर। 5 में कह रहा है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से, सारी ये वही प्रश्न है आपका, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। तो वही है विकल्प नंबर 2 इसका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं अब। हाँ, इसमें कह रहा है 5 में गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। यानी जितनी शाखाएं हैं गणित की उसमें जो है सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है, यानी प्रश्न नंबर 5। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं रेखा गणित दिया गया, सांख्यिकी, बीज गणित और अंक गणित। तो सबसे प्राचीनतम जो शाखा है वो आपका अंक गणित है। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर अब देखिए 6वां। इसमें कह रहा है अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य
उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, उपर्युक्त सभी। यानी ये 6वें का दिया गया है 4 विकल्प। तो आप लोग देखिए कौन सा इसमें सही होता है। देखिए इसमें कह रहा है संबंधित प्रत्ययों की भिन्नता बताता है, गणितीय अवधारणा की व्याख्या करता है। ये नहीं, क्योंकि गणित की बात कर रहे हैं तो इसमें समस्या मूलक होगा। कहने का मतलब विकल्प नंबर 3 समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। यानी प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अब कह रहा शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। अंतिम सोपान की बात कर रहा है, यानी सारी प्रक्रिया शिक्षण की जब पूर्ण हो जाती है तो लास्ट में कौन सी प्रक्रिया करनी होती है वही आपको बताना है। पहला कह रहा उद्देश्य, दूसरा है अधिगम, तीसरा है मूल्यांकन और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक ही प्रक्रिया हमको बताना है, तो 3 प्रक्रिया अगर हम बता देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। यानी एक ही प्रक्रिया हमको बताना है, तो उपर्युक्त सभी जो है चौथा विकल्प आपका तो ऑलरेडी गलत है। उद्देश्य नहीं होगा। अधिगम अंदर की प्रक्रिया है, लास्ट की प्रक्रिया नहीं है। और लास्ट की प्रक्रिया जो होती है शिक्षण कार्य की, वो होता है आपका मूल्यांकन। यानी कि सब कुछ करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, शिक्षण कार्य करने के बाद अंत में ये देखा जाता है कि उसका रिजल्ट कैसा आया, मूल्यांकन किया जाता है, पता लगाया जाता है कि जो हमने कार्य किया उसका फल क्या निकला, यानी मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रश्न 7 का जो है विकल्प नंबर 3 आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। प्रश्न नंबर 8 है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था। यानी खोज विधि जो है 8वें का उत्तर ढूंढना है। 4 विकल्प दिए गए हैं आप लोगों को। तो खोज विधि, ये आप लोगों को बताना है कि खोज विधि जो थी उसके प्रतिपादक कौन थे। देखिए खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि, ये तीनों विधियां एक ही हैं और तीनों मतलब एक ही विधि है तो एक ही प्रतिपादक रहेंगे। कहने का मतलब प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग जो हैं इस विधि के प्रतिपादक हैं। यानी विकल्प नंबर 1 आपका सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, निगमन विधि का उपयोग है। यानी निगमन विधि का उपयोग कहाँ होता है। तो इसमें आप लोगों को देखिए मानसिक क्षमता बढ़ाना, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, तीसरा सूत्र का प्रयोग करना और चौथा भी सूत्र का प्रयोग करना है। मतलब दोनों एक ही विकल्प दे दिए गए हैं। तो इसमें जो है निगमन विधि में सूत्र का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आपका तीसरा या चौथा दोनों में से कोई विकल्प एक सही है, दोनों क्योंकि एक ही हैं। तो तीसरा विकल्प आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 10वां, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष। 10वें का कह रहा आगमन विधि का एक प्रमुख दोष जो है ज्ञान अस्थायी होता है। ये गलत है, क्योंकि आगमन विधि में ज्ञान जो है अस्थायी होता है। फिर है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, विषय नीरस हो जाता है, आत्मनिर्भरता कम होती है। तो प्रमुख दोष जो है आपका विकल्प नंबर 2 सही है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। विकल्प नंबर 2 जो है आपका सही है 10वें का। 11वां देख लीजिए, क्योंकि नंबर जो है वही पड़ गया है, 10वां और 11वें का नंबर एक ही हो गया 10-10। तो इसमें आप लोग देखिए 11वां प्रश्न है, आवेशक का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। तो आवेकस जो आप लोग छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, गिनतारा जिसको कहा जाता है, यानी गिनती सिखाने में इसका प्रयोग होता है। यानी गिनती सिखाने में इसका प्रयोग होता है। कहने का मतलब इस 11 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर 2 आपका सही है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे
शेयर कर देंगे इसको। इससे ज़्यादा कुछ और लगना नहीं है, इसमें आपका कुछ पैसा भी नहीं खर्च होता है। इससे हम लोगों का प्रोत्साहन होता है और पढ़ाने का मन बनता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। हाँ, तो देखिए प्रश्न नंबर ये जो 11 है आपका, ये समझ लीजिए 12 है, क्योंकि एक 10 का 2 हो गया है, 10 नंबर का। तो चलिए 12 देखते हैं। सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि। सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सूत्र रचना के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट विधि जो है आगमन विधि है, यानी पहला वाला सही है, विकल्प नंबर 1। दूसरा है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि। प्राथमिक स्तर पर थी, बीच में गलत लग गया है। गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि जो है, क्योंकि बच्चे रहते हैं प्राथमिक स्तर पर, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इनको तो जो है सबसे अच्छी विधि इनको पढ़ाने की, गणित सिखाने की कौन सी होगी? खेल विधि। यानी प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर 3 जो है आपका सही है, खेल विधि। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हाँ देखते हैं अब 13। इसमें देखिए वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि कौन सी है? एक संश्लेषण, दूसरा विश्लेषण, यानी 2 ही विकल्प दिए गए हैं इसमें। इधर आगे विकल्प आप लोगों को कम मिलेंगे। तो अब इसमें देखिए विश्लेषण का मतलब होता है कि जैसे कोई समस्या हो आपकी, उसको बांट करके, कई भागों में बांट करके, विश्लेषित करके जब उसका अध्ययन किया जाता है तो वही होती है विश्लेषण विधि। और यही विधि वैज्ञानिक आविष्कार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि आपकी कौन सी होगी? विश्लेषण विधि। यानी 13 का विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर अब देखिए 14, कह रहा है नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वोत्तम विधि। नवीन जो प्रश्न, नए जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने की जो सर्वोत्तम विधि होती है वो होती है आगमन विधि, यानी जिसमें उदाहरण पहले दिया जाता है और नियम बाद में। तो कहने का मतलब चौथे का विकल्प नंबर 1 आपका सही जाता है। 15वां देखिए, कह रहा है सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? देखिए जब कोई बालक जो है सम विषम अभाज्य भाज्य इन सब संख्याओं को एक सारणी में सारणीबद्ध करता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो कुछ सीखता है, कोई चीज़ प्राप्त करता है। तो कौन सी चीज़ वो प्राप्त करता है? कौशल प्राप्त करता है, यानी विकल्प नंबर 2 इसका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं अब। कह रहा गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा? देखिए इसमें जो है ग्रंथ, चारों ग्रंथ दिए गए हैं। 16 नंबर में चारों ग्रंथ आपके दिए गए हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो गणित के सबसे पुरातन स्रोत का अगर हम लें, यानी गणित कहाँ से हमको प्राप्त होता है, सबसे पुरातन अगर स्रोत हम माने तो ये माना गया है ऋग्वेद, यानी प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर 3 सही जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि, सबसे प्रमुख विधि जो है रेखा गणित के लिए वो कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? आगमन विधि, यानी लास्ट वाला विकल्प आपका सही है। निगमन विधि, खोज विधि और व्याख्या विधि नहीं होगी, इसका उत्तर होगा आपका चौथा निगमन विधि। चलिए अब प्रश्न नंबर देखते हैं 18।
कह रहा गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। प्रश्न से ही स्पष्ट है कि इसका उत्तर प्रयोगशाला विधि ही होगा, क्योंकि प्रयोगशाला विधि में सबसे ज़्यादा छात्र सक्रिय रहते हैं और तमाम नए नए तथ्यों की खोज करते हैं। तो विकल्प जो है आपका पहला सही जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है, तर्क जिसमें ज़्यादा होता है। 19 है, तर्क जिसमें ज़्यादा होता है वो कौन सी विधि है, तो वो है विश्लेषण विधि। हम अभी इसके पहले बताए आप लोगों को, जब विश्लेषित करके कोई समस्या को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके जब हम अध्ययन करते हैं तो वही होता है विश्लेषण विधि, और इस विधि में तर्क की ज़्यादा प्रधानता होती है। तो इसका जो है 19 का उत्तर हो जाएगा आपका पहला विकल्प। चलिए अगला देखते हैं अब। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है, यानी लिखने की शिक्षा जो है उसकी मुख्य विधि नहीं है। कौन सी? पास्टोलॉजी विधि, व्याख्या विधि, मॉन्टेसरी विधि, जेका-टाट विधि। 20वें का, यानी 20वें का आपका उत्तर जो होगा वो व्याख्या विधि। ये सारी विधियां और हैं, व्याख्या लेखन शिक्षण की जो है व्याख्या विधि जो है ये सही नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आखिरी प्रश्न। कह रहा आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आगमन विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो हम बताए इसके पहले कि उदाहरण पहले दिया जाता है आगमन विधि में और नियम बाद में बताया जाता है। तो उदाहरण विधि के नाम से भी आगमन विधि को जाना जाता है, यानी विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि गणित के 21 प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका सलूशन देखा व्याख्या सहित। तो इस टाइप से हम आप लोगों को बताते रहेंगे। सीटेट की आप लोग तैयारी करते रहिए। परीक्षा डेट किसी भी टाइम आ सकता है, लॉकडाउन की वजह से जो है ये थोड़ा सा लेट चल रहा है, तो कोई भी टाइम परीक्षा का डेट आ जाएगा तो आप लोग रेडी रहेंगे हमेशा के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।